सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम आशा करते हैं आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। चलिए बेटा, आज एसएसटी की आपकी वर्कशीट आई है। वर्कशीट को शुरू करते हैं। वर्कशीट नंबर 21 आई है। डेट है आज 1/10/2021। यहाँ पर आपकी क्लास लिखी हुई है। यहाँ आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखोगे। आज की जो शीट है उसका उपविषय है जब जनता बगावत करती है। यही हमने टाइटल पिछले वाली वर्कशीट में भी पढ़ा था और हमने उसमें पढ़ा था कि अंग्रेज़ों का प्रभाव किस तरह से बढ़ता जा रहा था और कुछ अंदर ही अंदर ऐसी गतिविधियां भी हो रही थी जो कि विरोध की तरफ इशारा कर रही थी। चलिए इस वर्कशीट में देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। उस ज़माने में लोग अंग्रेजी शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इस बारे में जानने के लिए स्रोत 1 और स्रोत 2 को पढ़िए। जैसा कि मैंने बताया कि इंग्लिश जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, उसका प्रभाव बढ़ता ही जा रहा था भारत में। वो व्यापार करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे अब जब उनको ये लगने लगा कि भारत के जो शासक हैं वो कमज़ोर हैं, तो उन्होंने भारत पर अपना अधिकार करने का मन बना लिया था। देखिए, यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास एक पुस्तक है जिसके लेखक है विष्णु भट्ट गोडसे, और उस पुस्तक का नाम है माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए हैं। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे एक यज्ञ का मतलब होता है पूजा में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहरा मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वह इस प्रकार था: अंग्रेज सरकार हिंदू और मुसलमानों के धर्म को नष्ट करने पर आमादा है। इसके बारे में हमने पिछले वाली वर्कशीट में पढ़ा था कि कुछ लोग जो है वो समुंदर पार करके नहीं जाना चाहते थे। उन लोगों की सोच ये थी कि समुंदर अगर हम पार करके जाएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारियों की मौजूदगी में उसका ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने यानी कि सिपाहियों ने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेज़ों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी। राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्मयुद्ध के लिए तारीख तय कर ली गई है और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों में भेज दी गई है। यानी कि इस अंश से हमें ये पता चलता है कि इसमें बताया गया है कि विद्रोह जो अंदर ही अंदर लोगों में, सैनिकों में, किसानों में, राजाओं में, क्योंकि राजाओं की जागीरें छीन ली गई थी, किसानों पर बहुत ज़्यादा कर लगाया जा रहा था, फसल हो नहीं रही थी, और जो हमारे सैनिक थे उन सैनिकों पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो समुद्र पार करके दूसरी जगह पर जाएं, और उनमें ये विश्वास था कि अगर उन्होंने समुद्र पार किया तो उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। आगे देखिए, एक और अंश दिया गया है। इसमें क्या बताया गया है? स्रोत नंबर 2 है ये, यानी कि ये पुख्ता सबूत हैं कि उस समय में किस प्रकार की घटनाएं घट रही थी, क्योंकि ये बुक्स में लिखा हुआ है। जल्द ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर में एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के स्मरणों में मिलती हैं, जो बंगाल नेटिव में 1812 ईस्वी में सिपाही के तौर पर भर्ती हुए थे। ये एक सिपाही थे जिनका नाम था सूबेदार सीताराम पांडे, और इन्होंने ज्वाइन की थी फोर्स 1812 में, और 1860 ईस्वी में सेवानिवृत्त हुए थे। सेवानिवृत्त का मतलब होता है कि रिटायर हो गए थे। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेज़ों की मदद की। हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेज़ों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला था। सीताराम पांडे के स्मरणों का एक अंश इस प्रकार है। अब सीताराम ने जो अपनी किताब में लिखा है उसमें क्या लिखा है ये इसमें बताया गया है। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह के नुमाइंदों को सेना की नब्ज़ जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया।
उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विद्रोहियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। उन्होंने हजार झूठ गढ़ डाले और सिपाहियों को अपने मालिकों अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया ताकि दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके। इस अंश से हमें ये पता चलता है, हालांकि उसके बेटे ने अंग्रेज़ों ने सीताराम के बेटे को मार दिया था, लेकिन इस वक्त भी उसकी वफादारी अंग्रेज़ों की ही तरफ थी और उसका ये मानना था कि भारतीय जो हैं वो गलत कर रहे हैं, वो उकसाने में आ रहे हैं, यानी कि कोई उनको उकसा रहा है कि हमें राजा की रक्षा करनी है, अंग्रेज़ों का साथ नहीं देना। संयोग से इस समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट के कुछ लोगों को नई राइफ़लों के इस्तेमाल का तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। छावनियाँ होती हैं बेटा जहाँ पर ट्रेनिंग की जाती है सिपाहियों को। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को प्रशिक्षण दिया, यानी कि ट्रेनिंग दी। इसी दौरान न जाने कहाँ से यह खबर फैल गई कि इन राइफ़लों में इस्तेमाल होने वाले कारतूस पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। यानी कि जो नई कारतूस प्रयोग करने के लिए लाई गई थी, वो कारतूस ऐसे थे कि उसको मुंह से खोलना पड़ता था, ठीक है। और किसी ने ये अफवाह उड़ा दी कि उन पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। चर्बी का मतलब है मांस, ठीक है। लेप का मतलब है कि उसको उस पर लपेटा गया है। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे और जल्द ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया, यानी कि भारतीयों में गुस्सा जो है वो और तेज़ हो गया कि उनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए अंग्रेज़ों ने ये चाल चली है। जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फ़ौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज़ तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों का धर्म भ्रष्ट हो जाए, ठीक है। तो इन दोनों ही प्रमाणों से, इनसे भी और इस प्रमाण से भी हमें ये पता चलता है कि उस समय विद्रोह की जो चिंगारी थी वो फूट चुकी थी। अब देखिए बेटा, शीट में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1, माझा प्रवास के अनुसार सिपाहियों ने विष्णु भट्ट और उनके चाचा को क्यों लौट जाने को कहा? ये अभी हमने ऊपर पढ़ा। सीताराम पांडे कौन थे और हम उनके संस्मरण से क्या जान सकते हैं? अंग्रेजी फ़ौज के भारतीय सिपाहियों में अविश्वास क्यों भर गया था? और प्रश्न नंबर 4 और आखिरी प्रश्न है, इतिहास को जानने में संस्मरण किस प्रकार सहायक हो सकता है? विस्तार से लिखिए। नीचे देखिए बेटा, कोविड से संबंधित इंस्ट्रक्शन जो आपकी हर शीट में दी जाती है, इसमें भी दी गई है और इसमें लिखा गया है कि 2 गज की आपको दूरी बनाकर रखनी है और मास्क लगाकर रखना है।